नमस्कार, मैं सरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। जीरोटिल से करें कम खर्च में मूंग की बुआई। अधिक शहद उत्पादन के लिए मधुमक्खियों की देखरेख। प्रदेश के जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई की सुविधा है और उनके खेत अभी नहीं खाली हैं, वे देरी की दशा में शून्य जुताई यंत्र से बिना खेत तैयार किए सीधे मूंग की बुआई कर सकते हैं, जिससे समय की बचत होने के साथ साथ बुआई में खर्च भी कम आता है। तो इस शून्य जुताई यंत्र में मूंग की बुआई किस प्रकार से करें, इस बारे में विस्तार से जानते हैं डॉक्टर सुरेश कुमार से। जिन किसान भाइयों को मूंग की खेती करनी है, मैं कहूँगा कि जिन किसान भाइयों की मिट्टी यदि जांच नहीं की हुई वो पहले मिट्टी की जांच करवाए। जिन किसान भाइयों की मिट्टी में यदि पोषक तत्वों की कमी हो वो किसान भाई मूंग लगा सकते हैं, और वो किसान भाई भी मूंग लगा सकते हैं जो अधिक आमदनी प्राप्त करना चाहते हो। जो 2 से ढाई महीने का ये समय होता है गेहूं की कटाई के बाद में या सरसों की कटाई के बाद में, वो किसान भाई मूंग लगा सकते हैं। जैसा कि अभी सरसों की कटाई है वो लगभग पूरी हो गई है, तो जहाँ पर सरसों की कटाई हो गई है वहाँ पर किसान भाई जीरो टिलेज तकनीकी से मूंग की बिजाई करे। इससे फ़ायदा ये होगा कि किसान भाई को जो जुताई करने का जो अतिरिक्त खर्चा होता है उसमें किसान भाई बचत किया जा सकता है। साथ ही साथ जो समय जो ज़्यादा लगता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान भाई यहाँ पर टिलेज करके मूंग की बिजाई करते हैं, जिसमें 10 से 15 दिन का समय ज़्यादा लग जाता है, और मूंग की जो फसल है वो लगभग 60 से 65 दिन में पककर तैयार हो जाती है। तो अगली फसल जीरी को लगाने से पहले मूंग पकाना है तो सभी किसान भाई जीरो टिलेज तकनीकी से जहाँ सरसों की कटाई हो गई है वहाँ पर बिजाई करे। इसके लिए किसान भाइयों से मैं बताना चाहूँगा कि वो शॉर्ट ड्यूरेशन जो कम अवधि की किस्में हैं उनका ही चयन करें, जिसमें मैं कहूँगा कि MH 421 है, दूसरी वैरायटी SML 668 है। किसान भाई यदि इन किस्मों को अपनाते हैं तो ये लगभग 60 से 65 दिन में पककर तैयार हो जाती है, और लगभग किसान भाई 4 से 6 क्विंटल मूंग का जो है उत्पादन कर सकते हैं। इसके लिए किसान भाई मूंग का 10 से 12 किलोग्राम है वो बीज प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। बीज शोधन। मूंग के बीजों को 2.5 ग्राम थीरम एवं 1 ग्राम कार्बेंडाजिम से प्रति किलोग्राम बीज की दर से शोधन करना चाहिए। इससे प्रारंभिक अवस्था में रोग शोधक क्षमता बढ़ती है और बीज का जमाव अच्छा होता है एवं पौधों की संख्या में कमी नहीं होने पाती। बीज उपचार। उपयुक्त बीज को शोधित करने के बाद एक बोरे पर फैलाकर बीज को राइजोबियम कल्चर से उपचारित करें, जिसकी विधि इस प्रकार है। आधा लीटर पानी में 50 ग्राम गुड़ घोल लें। इस घोल में 200 ग्राम राइजोबियम कल्चर का पूरा पैकेट मिला दें। इस मिश्रण को 10 किलोग्राम बीज के ऊपर छिड़क कर हल्के हाथ से मिलाएं, जिससे बीज के ऊपर एक हल्की परत बन जाए। इस बीज को छाया में 1 से 2 घंटे तक सुखाएं, तत्पश्चात बुवाई करें। साथ ही साथ मैं कहूँ कि वो 30 से 35 किलो है वो DAP प्रति एकड़ वो डाल सकते हैं। इसी के साथ में जो किसान भाई यदि खेत में नमी हो वो जीरो टिलेज तकनीकी से सीधी बिजाई करके हल्का पानी लगा दे। यदि जिन किसान भाइयों ने बेड पर जब बिजाई कर रखी हो सरसों की, वो किसान भाई एक बेड पर 2 मूंग की लाइनें लगाएं। साथ ही साथ हाथों हाथ पानी लगा दे, जिससे मूंग के बीजों का अंकुरण लगभग 3 से 4 दिन में निकल आता है और फसल लगभग 60 से 65 दिन में पककर तैयार हो जाती है। खरपतवार नियंत्रण। पहली सिंचाई करने के बाद निकाई करने से खरपतवार नष्ट हो जाते हैं।
आवश्यकता यह है कि फसल को बुआई से 40 से 45 दिन तक खरपतवार रहित रखना चाहिए। मूंग लगाने के दो फायदे हैं। पहले तो मैं कहूँगा कि जिन किसान भाइयों की जो मृदा में यदि उर्वरक शक्ति उसकी कम हो रही है, वो किसान भाई यदि लगातार मूंग लगाते हैं तो उनकी भूमि में सुधार होता है, उनकी भूमि उपजाऊ बनती जाती है। क्योंकि जो मूंग एक ऐसी फसल है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है, नाइट्रोजन है वो भूमि में छोड़ती है, तो वो इस फसल के लिए तो लाभदायी है ही, लेकिन इसे अगली फसल लगाएंगे उसके लिए है वो नाइट्रोजन उस फसल को मिलेगा, जिससे किसान भाइयों को नाइट्रोजन है या मैं कहूं कि यूरिया है वो कम डालने की जरूरत पड़ेगी, जिससे उसके लागत भी उसमें कम आएगी अगली फसल में। और दूसरा लाभ यह है कि किसान भाई जो एक खाली समय होता है, चाहे से सरसों की कटाई के बाद में, चाहे से गेहूं की कटाई के बाद में, इस समय के बीच में मूंग की बिजाई कर वो अतिरिक्त मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। वर्ष के कुछ महीनों में मधुमक्खियों को पर्याप्त मात्रा में पराग और मकरंद मिलता है, जिससे शहद उत्पादन एवं मोनों की संख्या में काफी वृद्धि होती है, जिससे मोन पालकों को अन्य मौसम की अपेक्षा अधिक आय प्राप्त होती है। लेकिन कुछ महीनों पराग की कमी हो जाती है और ऊपर के शत्रु कीटों का आक्रमण भी होता है। ऐसी दशा में मधुमक्खी पालक मोन बक्सों में मधुमक्खियों की देखरेख कैसे करें जिससे आने वाले दिनों में भरपूर शहद मिले, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ महामाया बानिक। मेरे सभी किसान भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे बदलती मौसम में मधुमक्खी की मैनेजमेंट कैसे किया जाए। तो आपको इस जो गर्मी का मौसम है उसमें आपका पोलन नेक्टर का कोई कमियां नहीं आती है। मार्च के महीने की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, हनी बी जो रानी मधुमक्खियां है बहुत सारे अंडे देते हैं। एक दिन में करीब 1000 से 1500 तक अंडा दे देते हैं। तो उसके वजह से क्या होता है, उसके नंबर बढ़ जाते हैं और वो स्वार्मिंग करने लगते हैं। स्वार्मिंग क्या है, ये है कि उसका रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने के कारण से एक बॉक्स में जब 2 से 3 अधिक रानी मधुमक्खियाँ हो जाते हैं या फिर जो पुरानी रानी मधुमक्खी है वो मर जाते हैं, तब क्या होता है वो कॉलोनी माइग्रेशन करने लगते हैं। तो आपको खास ध्यान देना है उस समय में कि आप उस बॉक्स को निरीक्षण करते रहे और उसमें देखिए अगर एक से ज़्यादा रानी मधुमक्खियाँ है तो आप 1-2 रानी मधुमक्खियाँ को निकाल दे उस बॉक्स से, या फिर एक रानी मधुमक्खी के साथ में और कुछ वर्कर भी और ड्रोन को मिला के आप दूसरा छत्ता अलग कर दीजिए वहाँ से, या फिर कुछ नए जो निकल रहे रानी मधुमक्खियाँ उसको आप वहाँ से हटा दें, ये कर सकते हैं। अभी आ गया है बॉक्स की मैनेजमेंट के बारे में। बॉक्स को एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स का दूरी आप 7 से 8 फीट तक रखना चाहिए और जो लाइन में जो बॉक्स रख रहे हैं उसमें भी 5 से 8 फीट तक दूरी रहना चाहिए। अभी हम बात करेंगे हनी के बारे में। हनी का कैसे मैनेजमेंट में, शहद का कैसे मैनेजमेंट करें। तो अभी अगर आपका शहद तैयार हो गया है उसको आप निकाल लीजिए और निकालने के लिए जो धरीले वाला चाकू है वो आप उससे आप बक्सा से आपका फ्रेम निकालिए। उसके बाद जो एक्सट्रैक्टर होते हैं हनी एक्सट्रैक्टर, उससे आप हनी को निकाल लीजिए और उसको 65 डिग्री सेल्सियस में गर्म करके 15 मिनट तक गर्म करके उसको छान के एक मसलिन क्लॉथ से या कोई भी सूती का कपड़ा से आप बोतल में भर दीजिए। ये हो गया आपका हनी का मैनेजमेंट। अभी हम बात करेंगे उसका खान पान के बारे में भी। अभी इतना गर्मी में उसको पानी का बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर जहाँ आप बॉक्स रख रहे हो उसके आसपास में पानी का, अगर आप कोई बाल्टी में पानी भर के उसमें 2-4 जैसे कोई धागा या फिर कोई डंटा रख दे ताकि उस मधुमक्खी उस पर बैठ के पानी पी सके, वैसा व्यवस्था आपको रखना चाहिए। शहद उत्पादन में आई कमी केवल पर्याप्त परागण की कमी की वजह से ही नहीं होती, बल्कि इस गिरावट की एक बड़ी वजह कीटों का प्रकोप भी है। मधुमक्खियों को कुछ जीव जैसे मेंढक, चिड़िया, छिपकली, गिरगिट आदि भी नुकसान पहुंचाते हैं। ये जीव मधुमक्खियों को पकड़कर खा जाते हैं। इसी तरह से कई प्रकार के वर्म भी मधुमक्खियों को पकड़कर मार देती हैं।
कभी कभी तो इनके प्रकोप से मधुमक्खियों की पूरी कॉलोनी तक नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार चींटियां मधुमक्खियों को पकड़कर मार देती हैं, साथ ही छत्ते में लार्वा और शहद को भी खा जाती हैं। दूसरी बात आती है कि चींटियां हानि को खा सकते या मधुमक्खी को परेशान कर सकते, इसलिए जो बक्से का जो स्टैंड आता है जो लोहे का बना रहते हैं, वो बक्से के नीचे वो स्टैंड रख के उसके ऊपर ही बक्सा रखिए आप, और उसके नीचे में पानी बाटी में पानी रख के अगर रख देते हैं तो उससे आपको बक्स में चींटी नहीं चरेंगे। दूसरा बात करेंगे हम उसके रोग के बारे में। अभी मधुमक्खी में बहुत तरीके के रोग होते हैं, जैसे कि यूरोपियन फाउल ब्रूड होते हैं, तो और या फिर माइट का भी आक्रमण हो सकते हैं। इसलिए आप जो बक्सा है उसमें सल्फर लेके या फिर गंधक लेके थोड़ा सा छिड़काव करें। वो महीने में आप एक बार भी कर सकते हैं, जिसके लिए आप फॉर्मिक एसिड जो है वो एक रुइया की मदद से आप फॉर्मिक एसिड को भिगो के आप उसकी बक्सा के अंदर में रख सकते हैं, जिससे आपका माइट का अटैक नहीं होंगे। माइट के प्रकोप की स्थिति में 85 mg फॉर्मिक एसिड का उपयोग रुई के फाहे में एक लकड़ी की मदद से लपेटकर बक्से में रख देना चाहिए, जिससे इसकी गंध से कीटों से छुटकारा पाया जा सके। इसके अलावा ऐसी जगह जहां पर कीटों का प्रकोप ज्यादा होता है, वहां पर मधुमक्खियों को परागण के लिए पलायन न करें। माइट कीट से प्रभावित मधुमक्खियों के अंडे और लार्वा वाले छत्ते स्वस्थ मधुमक्खियों से दूर रखने चाहिए। मधुमक्खियों को भोजन में पर्याप्त पोषक तत्व उपलब्ध कराएं। मधु बॉक्सों के स्टैंड के नीचे कटोरियों में पानी भरकर रखें। इससे चींटियों का प्रकोप नहीं होगा। वर्प को पकड़कर तुरंत मार दें, साथ ही छिपकली, मेंढक और चिड़ियों से भी बचाव करें। तो किसान भाइयों, अगर आप इस तरीके से मेरे बात को अमल कीजिएगा तो आप एक बॉक्स से कम आप 80 kg तक प्रोडक्शन ले सकते हैं, और एक साल में आप करीब 1.5 लाख तक आमदनी कर सकते हैं 50 बॉक्स से। धन्यवाद। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार एवं राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि कोरोना कोविड-19 के गंभीर फैलाव को देखते हुए किसान भाई सरकार की सलाह का सख्ती से पालन करें। स्वयं की उचित देखभाल, व्यक्तिगत स्वच्छता, मास्क का उपयोग, साबुन से उचित अंतराल पर हाथ धोना तथा एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखने पर विशेष ध्यान दें। आम के फल मटर के आकार के हो चुके हैं। इस समय चूड़ी फफूंदी रोग आम के वृक्षों पर अधिक दिखाई देता है। इसकी रोकथाम के लिए किसान भाई हेक्साकोनाजोल 5% 10 ml को 10 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। इस समय चने और सरसों की फसल पूरी तरह से पककर तैयार हो गई है, अतः किसान भाई इसकी जल्दी से जल्दी कटाई करें एवं काटी गई फसल को सुरक्षित स्थान पर रखें। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि अगर सब्जी वर्गीय फसलों में रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप दिखाई दे रहा हो तो इसके नियंत्रण के लिए डाइमेथोएट 2 मिलीलीटर दवा या एसीफेट 1.5 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। पपीते की फसल में पर्ण कुंचन रोग एवं मोजेक रोग की रोकथाम के लिए इमिडाक्लोरोपेड 1 मिलीलीटर दवा प्रति 3 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें एवं रोगग्रस्त पौधे को उखाड़कर नष्ट कर दें। कुष्मांड कुल की ग्रीष्मकालीन सब्जियों को लेने के इच्छुक किसान इनकी जल्दी बुआई करें। तरोई, खीरा, लौकी, कद्दू, करेला, भिंडी, तरबूज, खरबूज, टिंडा, ककड़ी आदि की उन्नत किस्में इस प्रकार से हैं। कद्दू के लिए उन्नत किस्म पूसा विश्वास, पूसा अलंकार, अर्का चंदन। टिंडे के लिए बीकानेर ग्रीन, दिल पसंद, टिंडा लुधियाना।
अर्का टिंडा आदि, ककड़ी के लिए अर्का शीतल, चिकनी तरोई के लिए पूसा चिकनी सिलेक्शन 99, धारीदार तुरई के लिए पूसा नसदार, खरबूजे के लिए उन्नत किस्म दुर्गापुर मधु, तरबूज के लिए दुर्गापुरा केसर, दुर्गापुरा मीठा, खीरे के लिए बालम खीरा पूसा संयोग, लौकी के लिए उन्नत किस्म पूसा समर, प्रोफोलिक लौंग, पूसा समर प्रोफोलिक राउंड, पूसा मंजरी, पूसा नबीन, पूसा मेघदूत, अर्का बिहार और करेले के लिए उन्नत किस्म कोयम्बटूर लौंग, पूसा दो मौसमी, प्रिया, अर्का हरित, पूसा विशेष आदि का चयन करें। भिंडी की ग्रीष्मकालीन बुआई का समय है, अतः इसकी जल्दी से बुआई करें। ग्रीष्मकालीन भिंडी के लिए बीज दर होगी 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बीजों को बुआई से पहले थायरम 3 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। टमाटर के परिपक्व फलों की तुड़ाई करें और यदि फसल में लीफ कर्ल वायरस रोग दिखाई दे रहा हो तो इसकी रोकथाम के लिए रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दें। साथ ही इमिडाक्लोरोपिड 1 मिलीलीटर दवा प्रति 3 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। गाय को चारे के साथ 50 ग्राम खनिज मिश्रण अवश्य दें। पशुओं को मैस्टाइटिस रोग से बचाने के लिए पूरे हाथ से पूर्ण दूध निकालना चाहिए। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वे डेयरी पशुओं के बछड़े बछड़ियों को डीवार्मिंग करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव निमेरा जिला जयपुर के किसान संतोष कुमार ने। आप लोबिया की वैज्ञानिक बुवाई के बारे में जानकारी चाहते हैं तो संतोष कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, आज हम जो ग्रीष्मकालीन बरबटी की फसल है, बरबटी जो है, इसके विषय में मैं आज आपको जानकारी दूंगा। और इसमें जो हम किस्मों का चयन करेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि हम अच्छी किस्म का चयन करें, उन्नत किस्मों का चयन करें। तो इसमें जो अच्छी किस्म है, एक तो पूसा फाल्गुनी एक अच्छी किस्म है किसान भाइयों। इसके अलावा पूसा बरसाती एक अच्छी किस्म है जो कि नई दिल्ली से इसका निकाली गई है ये किस्म। इसके अलावा एक किस्म और बता रहा हूँ, पूसा 2 फसली। इसका नाम ही देखिए 2 फसली है, मतलब आप इसको बारिश में भी लगा सकते हैं और गर्मियों में भी लगा सकते हैं किसान भाइयों। इसमें अच्छी हरी और लंबी साइज़ की जो होती है फलियाँ निकलती हैं। ये 60 से लेकर 90 दिन की फसल होती है। किसान भाइयों, अभी आपने बरबटी की अधिक पैदावार देने वाली उन्नतशील किस्मों के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं भूमि चयन, खेत की तैयारी और उर्वरक प्रबंधन के बारे में। और मैं आपको जानकारी दूंगा भूमि का चयन। भूमि का चयन हम किस प्रकार से करें। तो किसान भाइयों, भूमि का चयन, हमारी भूमि ऐसी होनी चाहिए जो कि उचित जल निकास वाली भूमि हो, जिसमें जीवांश की मात्रा अच्छी हो। इस प्रकार की भूमि का चयन हमको करना चाहिए। दोमट मिट्टी हो, दोमट प्रकार की, सैंडी लोमी जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, इस प्रकार की मिट्टी हो जिसमें पानी ना भरे। इसके बाद हम बात करते हैं किसान भाइयों भूमि की तैयारी की। तो हमें अच्छे से खेत को तैयार करना है कल्टीवेटर से 2 से 3 बार, जिसको हम कहते हैं बखरना, खेत को 2 से 3 बार हम उसकी आड़ी जुताई करते हैं। इसके बाद हम उसमें पाटा लगा करके उसको समतल कर लेते हैं, भुरभुरा कर लेते हैं, जिसमें कि हम आसानी से बोनी कर सकें। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि उर्वरक तो हम जब शुरू में हम डालेंगे 20 से 25 टन गोबर की अच्छी पकी हुई खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। आप गोबर की पकी हुई खाद FYM डाल सकते हैं, फार्म यार्ड मैन्योर जिसको कहते हैं, आप वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। बरबटी की जो फसल है उसमें नाइट्रोजन फिक्स हो जाती है, तो इसमें यूरिया तो कम ही डलेगा, नाइट्रोजन हम कम देंगे। तो 10 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन पर हेक्टेयर डलती है। 70 किलोग्राम के आसपास आप इसमें SSP राकोड़िया खाद जो इसको कहते हैं SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट आप डाल सकते हैं। 50 से 70 किलोग्राम आप पोटाश की खाद डालते हैं। नाइट्रोजन बस हम कम डालेंगे, 20 से 25 किलोग्राम हम डालते हैं। इसके अलावा आप सल्फर डालना चाहे तो आप सल्फर भी डाल सकते हैं 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की मान से दर से। किसान भाइयों, यूरिया की आधी मात्रा, फास्फोरस, पोटाश और सल्फर की पूरी मात्रा को खेत की अंतिम जुताई के समय डालकर मिला देना चाहिए।
तथा शेष बची यूरिया की मात्रा को खड़ी फसल में 45 दिन की अवस्था पर देने से फसल की बढ़वार अच्छी होती है। इसके बाद मैं किसान भाइयों बीज की मैं आपको बताऊंगा मात्रा। बीज जो है इसका 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पर्याप्त रहता है इसको। और बीज जब हम ले लेते हैं तो उसको उपचार करने के लिए हम फफूंदी नाशक दवा जो कि थायरम हो सकती है, जो कि बेवेस्टीन हो सकती है, आप इन दवा का चयन कर सकते हैं। और इसकी मात्रा 2 से 2.5 ग्राम दवा हम इसका 2 से 2.5 ग्राम दवा को हम बीज के ऊपर हम मिला देते हैं। क्योंकि ये दलहनी फसल है तो इसमें इसकी जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं जो कि वायुमंडल में 78% जो नाइट्रोजन होती है उसको ये फिक्स कर लेते हैं, उसको ये स्थिरीकरण कर लेते हैं। तो इसको बढ़ाने के लिए हम राइजोबियम कल्चर का प्रयोग भी कर सकते हैं। 200 ग्राम का पैकेट आता है जो कि 10 किलो के लिए पर्याप्त रहता है, 10 किलो बीज के लिए। तो हम 5 से 10 ग्राम को हम लेकर के हम अपना 1 किलो बीज में हम उसको उपचार करके और छायादार जगह में उसको रख दें, छाया वाली जगह में रख दें। और रसायन को और उसको साथ साथ ना मिलाएं, पहले हम रसायन से कर लें और फिर हम कुछ समय अवधि के बाद हम बायो फर्टिलाइज़र से जैव कल्चर से हम उसको उपचारित कर लें। इसके पश्चात आप फिर हमको बुआई करना है किसान भाइयों। बुआई हमको कतार से कतार की दूरी 40 से 60 सेंटीमीटर रखनी है किसान भाइयों। और जो पौधे से पौधे की दूरी है वो 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी हम इसको रखते हैं। बरबटी की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त हो, इसके लिए फसल में खरपतवार नियंत्रण और सिंचाई प्रबंधन करना बहुत जरूरी होता है। तो आप कैसे करें बरबटी की फसल में खरपतवार नियंत्रण और सिंचाई प्रबंधन, आइए जानते हैं। तो बरबटी की फसल की जो जड़ें होती हैं वो उथली होती हैं, तो हमको हल्की सिंचाई रखना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं उसमें देना है। आप स्प्रिंकलर भी चला सकते हैं जिसमें कि आपको पानी संतुलित मात्रा में मिल जाता है फसल को। और हल्की सिंचाई रखना है, चौथे, पाँचवें, छठे दिन पे आप इसमें पानी दे सकते हैं। भूमि को देखते हुए कि भूमि अगर हमारा या मौसम को देखते हुए हमें कुछ सिंचाई करनी रहती है। आगे बढ़ेंगे किसान भाइयों, मैं आपको बताऊँगा निदाई गुड़ाई। निदाई गुड़ाई हम शुरू में आप जब लगाएंगे बरबटी तो आप शुरू में एक पेंडामिथिलीन नाम की दवा आती है या फ्लोक्लोरिन नाम की दवा आती है, जिसका इस्तेमाल आप 2 लीटर दवा का इस्तेमाल आप 500 लीटर पानी में घोल करके आप करेंगे। ये आप बुआई के 2 से 3 दिन जब आपने कर दी है उसी समय आपको प्री इमरजेंस इसको हम कहते हैं, तब हमको इसको डालना है, जिससे कि ये खरपतवार को ख़त्म कर देता है। और 20 से 25 दिन जो शुरू की अवधि के रहते हैं उसमें किसी भी प्रकार के खरपतवार नहीं आते हैं। इसके बाद आपको जो 20 से 25 दिन की जब हो जाएगा आपका ये, तब तक तो नहीं आएंगे खरपतवार, लेकिन जब से ये आने लगेंगे धीरे धीरे तो आपको 2 से 3 बार हाथ से आपको निराई गुड़ाई करते रहना है। तो जैसे 60 दिन की हमारी 40 से 50 दिन की फसल होती है, इसमें फलियां आने लगती है तो हम इसको तोड़ सकते हैं। और अगर हम इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए उचित वैज्ञानिक तरीकों को अपनाते हुए यदि हम खेती करते तो आपको 50 निश्चित ही किसान भाइयों लाभ होगा। और 50 से लेकर के 80 कुंटल तक आप प्रति हेक्टेयर आपको बरबटी की फलियां प्राप्त होंगी। इसके अलावा 12 से 15 कुंटल आपको इसमें बीज भी प्राप्त होगा। और अगर हम चारे के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो 50 कुंटल चारा जो है प्रति हेक्टेयर इससे प्राप्त होता है किसान भाइयों। बस यही कहते हुए मैं अपनी बात को विराम करूंगा। नमस्कार। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।